खिर्द को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर में कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? इतना कंफर्टेबल नहीं करना कि वो कि काम छोड़ दे। फितरी हुस्न है, उसको जो फिर आप निखारते हैं या उसको महफूज बनाते हैं, उस पे हमने तवज्जो उतनी नहीं दी। कामयाबी का रास्ता एक ही है और वो मेहनत है, एक्सीलेंस है। नाज़रीन, ये हमारा पार्ट 2 है और बातचीत हो रही है डॉक्टर रऊफ़ आज़म साहब से, जो कि वाइस चांसलर हैं 2 यूनिवर्सिटीज़ के। तो ये बड़े एजाज़ की बात है। तो अभी जो इनसे बातें हुई हैं इनकी निजी ज़िंदगी के बारे में थी, जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है, नाज़रीन ने ख़ास तौर पर, उन्हें मैं बताता चलूँ कि डॉक्टर रऊफ़ आज़म साहब पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रसूल मंडी बहाउद्दीन के वाइस चांसलर हैं और साथ साथ ये PTUT यूनिवर्सिटी लाहौर के भी वाइस चांसलर हैं। तो जनाब डॉक्टर साहब, आप ये बताइएगा कि आपने सारा सफ़र तय किया, बाहर से तालीम भी हासिल की, शादी भी हो गई, तो उसके बाद पाकिस्तान में आके फिर आपने अपनी जॉब का बाकायदा आगाज़ किस यूनिवर्सिटी से, किस अदारे से किया? जी, मैं जैसे पहले अर्ज कर रहा था कि 98 में PhD करके मार्च 98 में मैं वापस आ गया और मुझे 24 मार्च 1998 को डिग्री मिली थी और 30 मार्च को मैं पाकिस्तान लैंड कर चुका था। सो वन ऑफ दोज रेयर पीपल कि जिन्होंने ये नहीं सोचा कि मैंने यहाँ पे रुकना है और यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है। तो एक ऑब्लिगेशन था, मैं यहाँ से स्कॉलरशिप लेकर गया था, मुल्क की इन्वेस्टमेंट थी, तो मैं कमिटेड था कि मैंने फौरी तौर पे वापस आना है। वापस आके मुझे वैसे वहाँ अपॉर्चुनिटी थी? अपॉर्चुनिटी यकीनन दुनिया खुली है जी, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी होती हैं। बल्कि मैं ड्यूरिंग PhD भी वहाँ मुख्तलिफ मसरूफियात मेरी रहीं, बल्कि मैं वहाँ पे एक रेडियो प्रोग्राम भी किया करता था। अच्छा। जो उर्दू से दिलचस्पी रखने वाले जापानीज़ हैं। मतलब है आप तो ब्रॉडकास्टर भी हुए ना फिर? जी जी। और मुख्तलिफ मसरूफियात थी, प्रोफेशनल, टेक्निकल भी और नॉन टेक्निकल भी। तो अपॉर्चुनिटीज़ तो यकीनन वहाँ पे बहुत होती हैं। वापस आके मुझे गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट से जॉब की ऑफ़र मिली, फास्ट से जॉब की ऑफ़र मिली, लेकिन मैंने उस वक़्त ज्वाइन किया हमदर्द यूनिवर्सिटी में का इस्लामाबाद में कैंपस बना था नया, तो वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया क्योंकि फैमिली इस्लामाबाद में थी, तो आई वांटेड टू बी इन इस्लामाबाद। कुछ अर्सा वहाँ काम किया, फिर मैं कॉमसेट्स जो इस्लामाबाद में है, कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी, वहाँ पे आ गया, कुछ अर्सा वहाँ काम किया। फिर मैं इकरा यूनिवर्सिटी का जो इस्लामाबाद कैंपस है, कुछ साल वहाँ काम किया। उसके बाद फिर मैं एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में शिफ्ट हुआ। ये सरकारी यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद, वहीं पिंडी, रावलपिंडी। और एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एक बिजनेस का इंस्टीट्यूट था, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज उसको हम कहते हैं। उसका डायरेक्टर रहा मैं कोई 10 साल, और फिर वहाँ पे मैं डायरेक्टर था जब मेरी अपॉइंटमेंट एज वाइस चांसलर हुई यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर, तो आई केम टू लाहौर। फिर एक टेन्योर मैंने वो कंप्लीट किया। वाइस चांसलर का आपको पता होगा कि 4 साल का टेन्योर पोजीशन होती है, तो आई कंप्लीटेड माय टेन्योर एट यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन। फिर लाहौर यूनिवर्सिटी में कुछ अर्से रहा और अभी पिछले 3 साल से मैं पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रसूल में हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात नहीं समझ आ रही, जो नाजरीन देख रहे हैं वो भी ये पूछना चाहेंगे कि आपने इतनी तालीम हासिल की, आपने PhD भी की, तो ज़्यादा मैं जो देख रहा हूँ वो फोकस है एडमिनिस्ट्रेशन का। तो एडमिनिस्ट्रेशन आपने कहाँ से सीखी? नहीं, ज़्यादा फोकस एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं है एक्चुअली जी। मेरी जो स्टार्ट है वो तो टीचिंग की जॉब से है ना। ठीक है। और टीचिंग है, रिसर्च है, लेकिन फिर जब जैसे जैसे आप एज टीचर ग्रो करते हैं तो आप जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सपेंड करती हैं। जी जी। और वही जो टीचिंग के यूनिट्स आपके हैं, जैसे कोई डिपार्टमेंट है या फैकल्टी है या इंस्टीट्यूट है, तो आपने उसके मामलात को फिर एडमिनिस्टर भी करना होता है। ठीक है। तो मेरा थोड़ा सा शुरू से एक नैक था, मेरा रुझान था कि मैं साथ एडमिनिस्ट्रेटिव जो मैटर्स हैं
उनको भी देखता रहा। और मुझे बड़ी ये खुशकिस्मती रही कि जब मैंने हमदर्द यूनिवर्सिटी, जैसे मैंने बताया, वो एक स्टार्टअप था, वो बहुत अपने इनिशियल फेज़ में यूनिवर्सिटी थी। तो जब कोई अदारा इनिशियल फेज़ में होता है तो आपको बहुत सारे काम ऐसे भी करने पड़ते हैं जो आपके काम नहीं होते, यानी बराह रास्त वो आपके काम नहीं होते। कुछ लोग उससे शाई करते हैं, उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं कि जी यार मेरा काम नहीं, मैं क्यों करा। और कुछ लोग जो है वो आगे बढ़ के उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उससे सीखते हैं। तो मेरा रुझान हमेशा ये रहा है कि मुझे कोई चैलेंज मिले तो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ और उसको एक लर्निंग की अपॉर्चुनिटी के तौर पे, एक ऐसा सीखने के मौके के तौर पे लेता हूँ। फिर जब मैं कॉमसेट्स में गया तो कॉमसेट्स भी अपने शुरू के सालों में था, 96 में कॉमसेट्स बना था, मैंने 2000 में वहाँ ज्वाइन किया जी। तो वो अपने इनिशियल ईयर्स में था। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे काम करने को मिले जो हमारे कद से ऊपर के काम भी थे, यानी एक बिगनर के तौर पे आपको अपने से बड़े काम करने को मिल जाए तो ये भी एक गनीमत होती है। तो इस तरह से वो सीखने के मौके मिलते रहे। फिर एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मैं इंस्टीट्यूट को हेड कर रहा था फॉर 10 इयर्स, टीचर। और ये हेड जब हम कर रहे होते तो हम साथ टीचिंग भी कर रहे होते। जी बिल्कुल ठीक। सो कीप ऑन टीचिंग, you keep on guiding research, doing your own research and then administering the various functions. तो इस तरह से वो फिर साथ साथ आपकी शख्सियत का अच्छा, बातों बातों में ये भी बता दीजिए, जो बच्चे बच्चियां इस वक्त पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर हैं, जी जी, तो उन्हें बता दीजिए कि क्या रास्ता है बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर में, कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि यू आर डीलिंग विद पीपल, ठीक, एंड डीलिंग विद पीपल इज वेरी डिफिकल्ट। लोग जो जिंदा इंसान हैं, उनके अपने अपने मिजाज हैं, अपनी अपनी सोच है, अपने अपने उनके सफ़र हैं, वो कहाँ से आए, कहाँ जाना चाहते हैं। तो उनके साथ बहुत पर्सनलाइज्ड, एक कस्टमाइज्ड किस्म की आपकी तो आप में पेशेंस होनी चाहिए, बात सुनने का हौसला होना चाहिए, समझने का हौसला होना चाहिए। और फिर हर किसी को उसकी जो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हैं उसके मुताबिक, यानी आपने उनसे काम भी करवाना है जी, उनको गाइड भी करना है। फिर जहाँ उनकी कोई सीखने की ज़रूरत है, कहीं गैप्स हैं, तो उनको हेल्प भी करनी है। सो यू नीड टू नो एवरीबॉडीज वर्क जी। सबके काम की आपको कुछ समझ होनी चाहिए और उसको अंडरस्टैंड करते हुए आप लोगों को साथ लेके चलें। आप अच्छा, रिपल्सिव नहीं हो सकते जी, आप, जी, आप लोग आपके नज़दीक आए, आपसे बात पूछ सकें, कंफर्टेबल महसूस करें। मतलब अगर आप किसी को कंफर्टेबल करेंगे तो फिर उसकी वर्किंग में बेहतरी आ सकती है। इतना कंफर्टेबल नहीं करना कि वो काम छोड़ दे, लेकिन ये है कि उनको ये पता चलना चाहिए कि आप एक एल्डर के तौर पे, एक सिखाने वाले के तौर पे, एक हाथ पकड़ के चलाने वाले के तौर पे उनके साथ मौजूद है। लेकिन फिर आपने एक सख्ती भी करनी है। मैं आमतौर पे बच्चों को जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो मिसाल देता हूँ, बच्चे बाज़-औक़ात आपसे सख्ती की शिकायत करते हैं कि आप एज अ टीचर सख्त हैं, तो आप ये सख्ती क्यों करते हैं? तो मैं उनसे ये बताता हूँ कि जैसे आपका वालिद आपको फ़र्ज़ करें साइकिल चलाना सिखा रहा है, तो वो साइकिल को बड़ी मजबूती से पकड़ कर रखता है, स्टेबल करता है, आप उसके ऊपर बैठते हैं, पैडल चलाते हैं, मगर फिर एक स्टेज पे उसने उस साइकिल को छोड़ना होता है कि आपने खुद चलानी है। तो अगर वो छोड़ता नहीं और वो हर वक्त पकड़े रखता है, तो आप सीख नहीं पाएंगे, तो फिर कामयाबी नहीं मिल सकती। आप अपना बैलेंस जो है वो कायम नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक। तो ये एक कॉम्बिनेशन है, एक बैलेंस है कि आपने हाथ पकड़ के साथ उसके उंगली पकड़ के चलना है, मगर फिर एक वक्त में आपने उंगली छोड़नी भी है और आज़ादी और खुद मुख्तारी भी देनी है, और उनसे एक्सपेक्ट करना है कि वो आज़ादी के साथ, खुद मुख्तारी के साथ अपने काम कर सकें। बिल्कुल सही। तो अगर आप इस तरह से चलते रहें तो बिल्कुल सही, यू हैव नो लिमिट्स। नाज़रीन, इस वक्त डॉक्टर रऊफ़ आज़म, इनकी बातें हम सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं और देख रहे हैं। तो अब थोड़ा सा ना स्कील सा काम हो गया, थोड़ा सा इसे सॉफ्ट करते हैं डॉक्टर साहब की इजाज़त से। डॉक्टर साहब, कोई शायरी से भी कोई लगाव है? शायरी से मुझे बहुत ज़्यादा लगाव तो नहीं है, अच्छा, लेकिन कोई अच्छा शेर सुनने को मिले तो अच्छा लगता है। तो अगर जो बच्चे बच्चियां और हमारे नाजरीन, अगर आप चाहें, वो चाहें कि आपसे सुनना है, तो फिर
तो वो जिस तरह से हम पहले भी गुफ्तगू कर रहे थे, जी। अगर उसी कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो अल्लामा इकबाल ने बहुत खूबसूरत शायरी की है और बहुत उसमें सबक जी। आमोज चीज़ें हैं। तो उनका एक शेर है, खिर्द को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। हम अक्सर सुनते हैं जी। गुलामी के ये हम गुलाम तो फलाना हाँ हाँ गुलाम तो वो। हाँ हाँ। तो गुलामी से आज़ादी का जो तरीका है वो ये है कि आपकी हर आने वाली नस्ल जो है वो पीछे वाली नस्ल से बेहतर हो, जवान जो है वो पीरों के उस्ताद हो। बिल्कुल सही है। आने वाली नस्ल जो है वो पिछली नस्ल से उसका जो अक्ल है, समझ है, इल्म है, वो अगर बेहतर होगा तो ये तरक्की का रास्ता है। इसी तरह से इकबाल कहते हैं कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज, जी। निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज, यही रखते सफ़र है मेरे कारवां के लिए। यानी लीडरशिप की अगर बात करें तो आपका विजन जो है वो हाई होना चाहिए, निगाह बुलंद होनी चाहिए, बोलचाल में नरमी होनी चाहिए, खूबसूरती होनी चाहिए। तो इस तरह से फिर आप अगर ये आपके पास रखते सफ़र हो तो आप मेरे कारवां बन सकते तो डॉक्टर साहब आप माशाल्लाह इतने स्मार्ट आदमी हैं, बाल भी बड़े अच्छे बनाए हुए हैं, वैसे भी खूबसूरत आदमी है, शख्सियत भी खूबसूरत है। क्या खुराक खा रहे हैं, कुछ बताए ना हमारे नहीं, नाज़रीन आपने को। थोड़ा सा एग्जैजरेट कर दिया है। वही नॉर्मल जिंदगी है, अच्छा, बिजी कोई लाइफ वॉक है। शॉक करते हैं, कोई फल वाक फ्रूट खाते हैं, क्या करते हैं? वाक थोड़ी बहुत करते हैं और खाने का ख्याल ज़रा अच्छा। कर लेते हैं कि आई मीन एक्सेसिव जो डाइट होती है वो उससे परहेज करें, डाइट को कम रखें, कंट्रोल मतलब करें, ज़रूरत के मुताबिक। ज़रूरत के मुताबिक खाएं और थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी, और बाकी आप अपने कामों में महफूज रहें, मसरूफ़ रहें, तो मेरा ख्याल है आप। अच्छा, बात आपने खाने की तो भाभी को क्या फरमाइश करते हैं, ज़्यादा खाना कौन सा पसंद है आपको? ये मैं वैसे खाने के हिसाब से काफ़ी बोरिंग इंसान हूँ। अच्छा, ज़्यादा कैसे? फरमाइशें नहीं करता हूँ। अच्छा। जो घर में पका हो खाता हूँ। अच्छा। मैं वो नखरे खाने के हिसाब से नहीं, वो जैसे बुत करेले हैं, जी वो बनवा के, या कोई और कोई पाए हैं, ऐसी फरमाइश नहीं होती आपकी? नहीं, बहुत शकील ग़िज़ाएँ तो खैर वैसे भी नहीं खाते, लेकिन मेरी खाने के हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा उस तरह से ठीक है। नहीं है, लाइट एंड हेल्दी। ठीक है। हाँ। तो बड़ी आजकल ये जंक फूड बड़ा इन है, जी जी, आप पसंद करते हैं? नॉट मच। बच्चों के साथ कभी कोई हो जाए पिज़्ज़ा विज़्ज़ा, बच्चे कभी करते हैं शौक, या आइसक्रीम का अक्सर वो रात को देर से उनका दिल होता है कि चले जी आइसक्रीम खाने जाना है, लेकिन इससे ज़्यादा। मतलब आउटिंग भी हो जाएगी हाँ तो जी, साथ कुछ खा वो भी ये है कि लेंगे। ज़रा ड्राइव हो जाती है, बच्चों से गपशप हो जाती है, आप दिन की एक्टिविटीज़ अच्छा, की। पहले ना हमारे दौर में ज्यादा पुलाव खाया जाता था, तो अब वो बीच में बिरयानी आ गई है, तो आप भी बिरयानी खाते हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल खाते हैं जी, हर तरह अच्छा। की जो पुलाव है, बिरयानी है, या जो भी और नए वर्जन्स हैं। अब तो चाइनीज़ जी। के भी वो काफ़ी सारी चीज़ें आ गई। तो जो बच्चों की जो फरमाइशें हों, जो माँ बनवा रही हो, बना आप रही तो हो। बड़ी दूर से जाके इतनी तालीम हासिल करके आए हैं, जी जी तो अगर बाद में भी यकीनन आप दूसरे ममालिक में गए होंगे, जी जी। तो कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान कितना खूबसूरत है? पाकिस्तान बेतहाशा खूबसूरत है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की जो नेचुरल ब्यूटी है और जो वेरिएशन है हमारे लैंडस्केप की, वो तो आपको बहुत कम जगहों पे मिलती है। जी। यानी आप वो कराची से चलें और आप नॉर्थ तक चले जाएं, जी। तो जो मौसमों की वेरिएशन है, जो लैंडस्केप की वेरिएशन है, जो नेचुरल सीनरी की वेरिएशन है, वो तो आपको बहुत कम जगहों पे मिलती है। लेकिन जो एक फितरी हुस्न है, उसको जो फिर आप निखारते हैं या उसको महफूज बनाते हैं, उस पे हमने तवज्जो उतनी नहीं दी डॉक्टर जितनी। साहब आज के तो प्रोग्राम को आप बड़ी खूबसूरती से निखारते जा रहे हैं। नॉर्दर्न एरिया की तरफ चलते हैं, जी जी, बच्चों को लेके आप कहाँ कहाँ गए हैं? मेरा ख्याल है हमने पाकिस्तान के तकरीबन
सारे इलाके। एक तो फायदा मिल गया ना कि आपके अब्बू जो है वो आर्मी में थे, आपने पूरा नहीं, उसके बाद वो तो खैर हमने देखा, लेकिन बच्चों को लेके ठीक है, कश्मीर मैंने सारा उनको दिखाया हुआ है, फिराया हुआ है। उसके अलावा ये स्वात वगैरह और जो नॉर्थ के हमारे एरियाज हैं अपवर्ड्स, बहुत सारे इलाकों पे गए हुए हैं, कागान, नारान वगैरह हैं। अभी नेक्स्ट वीकेंड पे भी बच्चों का कुछ प्रोग्राम है, तो हम जाएंगे 2-3 दिन के लिए, बिल्कुल ठीक है, आउटिंग करवा के लाएंगे। और मेरा ख्याल है कि हम सबको बाहर निकलना चाहिए, वो एक बड़ी ताजगी एक आ जाती है आपकी रूह में। अच्छा डॉक्टर साहब, माशाल्लाह खूबसूरत शख्सियत हैं, तजर्बा भी बेपनाह है, तो बड़े अच्छे आप हालात में चल रहे हैं, तो कोई मोटिवेशन सी होती है। तो इस वक्त जो पाकिस्तानी खास तौर पर बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, जी, तो उन्हें कोई आप कोई पैगाम देना पसंद करेंगे एजुकेशन के हवाले से, या मंजिल अचीव करने के हवाले से, या लीडरशिप के हवाले से, या जहाँ जहाँ बैठे हैं तो वो कैसे कामयाब होंगे, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी? देखिए, मेरा जो अपना तजर्बा है उसके हिसाब से तो मैं ये कहूँगा कि कामयाबी का रास्ता एक ही है, और वो मेहनत है, एक्सीलेंस है जी। जो काम आप कर रहे हैं उसमें हर रोज़ बेहतरी आनी चाहिए, यानी एवरी टाइम यू डू इट अगेन यू मस्ट डू इट बेटर देन द प्रीवियस टाइम। तो अगर आप उसमें बेहतरी लाते जाते हैं, और यही एक लगन जो है वो आपकी ज़िंदगी में भी एक दिलचस्पी पैदा करती है, तो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट यही एक रास्ता है, मेहनत एक रास्ता है। और कुछ भी करें, यानी खास बात बच्चों का होता है कि जी मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ूं या बिजनेस पढ़ूं या फलानी चीज़, तो आप एक्चुअली मैं तो ये कहता हूँ कि कुछ भी करें उसको अच्छा करें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू जी। नाज़रीन, आपने डॉक्टर रऊफ़ी आज़म साहब की बातें सुनी, और मुझे उम्मीद है कि आपको यकीनन पसंद आई होंगी। कहाँ से सफ़र शुरू किया, कैसे कैसे गाँव का इन्होंने वाक़या सुनाया, अपने साथी का वाक़या सुनाया, एक कमरे का स्कूल और वो एक टीचर, वो सबको तालीम दे रहे हैं। आज आपके पास बहुत सारे वसाइल हैं, उस वक़्त इतने हालात अच्छे नहीं हुआ करते थे कि सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएं। तो खुदा के लिए आप अगर बैरून मुल्क बैठे हैं या पाकिस्तान में हैं, तो ये पाकिस्तान आपका है। जो डॉक्टर साहब बातें बता रहे हैं, ये डॉक्टर साहब नहीं बता रहे, इनका तजर्बा बोल रहा है कि ये खूबसूरत कंट्री है। इन्होंने PhD भी बाहर के मुल्क से की। तो आप देखें कि इतनी मेहनत के बाद डॉक्टर साहब वाइस चांसलर बन गए। ये कोई छोटी बात नहीं है कि एक टाइम में 2 यूनिवर्सिटियों के ये इंचार्ज हैं। इसका मतलब है कि हमें भी डॉक्टर साहब की तकलीद करनी चाहिए, और सिर्फ डॉक्टर साहब ने एक बात की है, वो है मेहनत। आप जो जब सेहतमंद मुकाबला करेंगे तो फिर आप एक दूसरे से आगे सबकत ले जाने की कोशिश जब करेंगे, आरजू करेंगे, तो आरजूएं पूरी भी हो जाती हैं। तो अपना ये जो पोल्यूशन है, जैसे हम पोल्यूशन की बात करते हैं कि जनाब एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, ऐसे ही हमारे जो ब्रेन है, हमारा दिमाग है, ये भी पोल्यूटेड हो चुके हैं। तो यहाँ से भी पोल्यूशन ख़त्म करनी है। हसद वाली बात जो है ये ख़त्म करनी है। एक अगर डॉक्टर साहब वाइस चांसलर बन गए हैं तो ये अपने बलबूते अपनी मेहनत से बने हैं, बजाय इसके कि इनसे हसद किया जाए। एक स्टेप इनसे आगे आना है, तो वो तभी मुमकिन है जब हम मेहनत करेंगे। डॉक्टर साहब ने बहुत सारी अच्छी बातें बताई, और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर हमारे ख़ास तौर पर पाकिस्तानी बहन भाई वो इन बातों पर अमल करके अपने जो रास्ता है उसको और आसान बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी नई शख्सियत के साथ दोबारा हाजिर होंगे। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।